हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौतम है। तो आज हमारा टॉपिक है सीए फाइनल का टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ व्हाट डू मीन बाय टाइम ऑफ सप्लाई। ये इसका पहले हम इसका पर्पस जानेंगे कि इसका पर्पस क्या है। जीएसटी में ये चैप्टर इंक्लूड क्यों किया गया। लेट सपोज एक एग्जांपल लेके समझाते हैं इसका पर्पस समझने के लिए। एक ए है, पर्सन है, उसकी एक फैक्ट्री है, ठीक है। उसकी फैक्ट्री में गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट है। अब इसने क्या करा, अपने गुड्स को बेच दिया बी को, ठीक है। अब गुड्स को बेच दिया इसने। अब गवर्नमेंट आ गई इसके पास कि भाई हमें टैक्स दो। इसने बोला, ए ने बोला मैंने तो अभी बिल रेज ही नहीं किया, तो आप में से टैक्स की लायबिलिटी कैसे मांग सकते हो। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने देखा कि लोग गुड्स की सप्लाई तो कर रहे हैं बट टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं कि ये सप्लाई कब हो रही है। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक चैप्टर जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली बात करता है दो चीज़ पे। एक कि आपको इनवॉइस कब इशू करना है और आपकी टैक्स की लायबिलिटी कब रेज होती है। इस दो टॉपिक पे बात कर रहा हूँ मैं, टाइम ऑफ सप्लाई। तो मैंने टाइम ऑफ सप्लाई का एक चार्ट बना दिया है जिसका आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा पूरा टाइम ऑफ सप्लाई विद इन 10 मिनट्स के अंदर। तो हम शुरू करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। सबसे पहला टॉपिक है द डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइसेस, मतलब कि हमें इन्वॉइस इशू करना कब है, इन केस ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ सर्विसेज। अब इन केस ऑफ गुड्स सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर गुड्स में इन्वॉल्व है मूवमेंट, अब गुड्स में इन्वॉल्व है मूवमेंट, तो आपको इन्वॉइस रेज करना बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। क्या मतलब है उसका, क्या लेट सपोज मानो आपकी एक फैक्ट्री है, आपके यहाँ पे गुड्स पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आपने इस गुड्स को रिमूव कर दिया अपनी फैक्ट्री से, जैसे ही आपने अपने गुड्स को रिमूव कर दिया फैक्ट्री से, आपकी लायबिलिटी बनती है कि आपको एक इसका इन्वॉइस रेज करना है, ठीक है। आपकी लायबिलिटी बनती है, आपको इन्वॉइस रेज करना पड़ेगा जैसे ही आप इस गुड्स को रिमूव करते हो अपनी फैक्ट्री से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो यहाँ पे जो अमेज़ॉन क्या करता है, जब आप कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आपको उस गुड्स के साथ वो अपनी फैक्ट्री से जैसे ही रिमूव करता है तो आपको बिल बना के देता है। तो अगर गुड्स में, इन केस ऑफ गुड्स, अगर उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट मतलब मूवेबल गुड्स होते हैं, जैसे कोई भी इन्वेंट्री हो गई है, कोई आपने टॉय ऑर्डर किया है या कोई अपने कुछ बॉक्स ऑर्डर किया है, तो अगर उसके अंदर मूवमेंट है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकता है, तो वो आप जैसे ही वो फैक्ट्री से रिमूव होगा, उसकी फैक्ट्री से रिमूव होगा, आप उसको इन्वॉइस की लायबिलिटी आ जाएगी, आपको रेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन केस ऑफ अदर केस, और अदर केस क्या है, अदर एग्जांपल लो, जैसे मेरे एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है, मेरे एक कोचिंग सेंटर है। अब उस कोचिंग सेंटर में क्या हुआ, एक बंदा आया मेरे को, ये बोला कि मुझे आपका कोचिंग सेंटर बाय करना है, ठीक है। तो मैं अपना कोचिंग सेंटर उसको उठा के तो दे नहीं सकता पूरा का पूरा। तो मैंने बोला इससे कि भाई साहब आप मेरे से कल से आप मेरा कोचिंग सेंटर, आप मेरे से कल से मेरा कोचिंग सेंटर आप संभालना। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको गुड्स ट्रांसफ़र नहीं किया, ना इसको रिमूव किया, मैंने बोला मेकिंग अवेलेबल मतलब कि मैंने जैसा था वैसा उसको एज इट इज़ दे दिया। तो अदर केस में होता है, तो जैसे ही मैंने उसको मेकिंग अवेलेबल कराया, मेरी इन्वॉइस की लायबिलिटी जनरेट हो जाती है कि मुझे जनरेट करना ही पड़ेगा इन्वॉइस, ठीक है। तो इन केस ऑफ गुड्स है, अगर उसमें इन्वॉल्व है मूवमेंट, अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। इन अदर केस में तो डिलीवरी कर दी मैंने गुड्स की, अगर मान लो अदर केस कुछ वजह मैंने गुड्स को उसको डिलीवर कर दिया या फिर मेकिंग अवेलेबल कराया, मतलब उसको गुड्स पहुंचा दिया, जैसा था गुड्स वैसे ही उसको दे दिया वहीं पे,
तो इस केस में भी मेरी इन्वॉइस की लायबिलिटी उसी टाइम जनरेट हो जाएगी जब मैंने उसको मेकिंग अवेलेबल करा दिया। नोट है कि बाद में भी इन्वॉइस हम इशू कर सकते हैं बट पेनल्टी लगेगी। गवर्नमेंट ने ये टाइमलाइन दी है कि आपको यहाँ तक आपको इन्वॉइस रेज करना ही पड़ेगा, इसके बाद भी आप कर सकते हो बट आप पे पेनल्टी लगेगी। इन केस ऑफ सर्विस सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 कहता है इन केस ऑफ सर्विसेज बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट नॉट बियॉन्ड द 30 डेज इन केस ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब क्या कहता है, एग्जाम्पल ले लो कि एक बंदा ना कंसल्टेंसी सर्विस देता है, ठीक है, एक बंदा कंसल्टेंसी सर्विस देता है एक कंपनी को, ठीक है, उन्होंने पूरे साल के लिए बुक किया इसको कि 1 साल आप मेरे को कंसल्टेंसी दोगे पूरे साल भर कि मेरी कंपनी कैसे चलेगी, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसने सर्विस दी है, ठीक है, मान लो 1 साल ना मान के अभी ये कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस का केस बन जाएगा। मान लो इसको 1 मंथ के लिए या फिर 2 मंथ के लिए या फिर 3 मंथ के लिए बोला कि आप मेरे यहाँ पे सर्विस दे दो, ठीक है। अब इस बंदे को इनवॉइस रेज कब करना है, गवर्नमेंट कहती है सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 में लिखा गया है कि जैसे ही आपकी सर्विस कंप्लीट होगी हो, कंप्लीट होने तक आपको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा इस कंपनी को, ठीक है। उसके फिर गवर्नमेंट बोले अगर आपने कर दिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप 30 दिन का टाइम आपको और दिया जाता है कि आप इसमें भी अपना इनवॉइस रेज कर सकते हो। मतलब इसमें अगर इस बंदे ने सर्विस दी मान लो 1 अप्रैल को, इसने अपनी सर्विस पूरी कंप्लीट कर दी, यहाँ पर पूरी कंप्लीट होगी, तो अब ये सर्विस आपको अब यहाँ तक मतलब 30 अप्रैल तक ये आपको इनवॉइस रेज करके दे सकता है। गवर्नमेंट ने इसको 30 डेज़ अलाउड करे है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर अपना इनवॉइस रेज कर दो। बट इन केस ऑफ द बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में, क्योंकि इनके पास क्या होता है, ये सर्विस देते हो, उनके पास बहुत सारे बिल्स, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और इनके बहुत सारे बिल्स की लायबिलिटी जनरेट होती है, तो इनको बोला गया है कि आप 45 डेज़ ले 45 डेज़ के अंदर जैसे ही आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई है आपको 45 डेज़ के अंदर इनवॉइस को रेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कहा बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन मतलब यहाँ पे कंप्लीशन के बारे में बोला कि प्रोविजन ऑफ सर्विस बट नॉट बियॉन्ड द 30 दिन के बाद आप जनरेट नहीं कर सकते, 30 दिन के अंदर आपको जनरेट करना ही पड़ेगा। इन केस ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब ये बताता है हमें इनवॉइस की लायबिलिटी कब हमें जनरेट करनी पड़ती है, इनवॉइस कब जनरेट करें। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको इनवॉइस, सबसे पहले अगर क्वेश्चन आया तो सबसे पहले देखो कि आपको इनवॉइस उसने रेज करा टाइम पे किया, इन केस ऑफ गुड्स रिमूवल तक करना है और इन केस ऑफ सप्लाई सर्विस 30 डेज़ के अंदर करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये इसमें आते हैं MCQ। पहला एक्सेस अमाउंट अप टू द 1000 रुपीज़, ऑप्शन ऑफ द सप्लायर दैट डेट ऑफ इनवॉइस रिलेटेड टू द सच एक्सेस पेमेंट। मान लो एक ए बंदा था, इसने इसको सर्विस दी, बी को सर्विस दी, इसने बिल बना के दिया, मान लो 5000 का बिल बना के दे दिया इसने, ठीक है। इस बंदे ने क्या बोला कि इस बंदे ने पेमेंट करनी है, इस बंदे को पेमेंट करनी है, इस बंदे ने पेमेंट चेक काट के दे दिया इसको 6000 रुपये का, ठीक है। अब 6000 का बिल इसने काट के दिया इसको, तो एक्स्ट्रा कितने पेमेंट कर दी इसने, 1000 रुपये, ठीक है। क्योंकि अब ये सर्विस ए से ना सर्विस लेता रहता है हमेशा, तो इसने बोला, तो अभी ए के पास ऑप्शन है कि ये 1000 का इनवॉइस अभी रेज कर दे या जब नेक्स्ट सप्लाई करेगा उसमें रेज कर दे। तो ये ऑप्शन दे रखा है सप्लायर को, मतलब कि जो सप्लाई करता है उसको ऑप्शन दे रखा है कि आप कभी भी इसका इनवॉइस रेज कर सकते हो। तो ऑप्शन सप्लाई दैट डेट ऑफ इनवॉइस रिलेटेड टू सच एक्सेस पेमेंट कब होगा, आपका कभी भी हो सकता है, ये ऑप्शन दे रखा है सप्लायर के पास। इन केस ऑफ वाउचर, अब वाउचर के केस में अगर आइडेंटिफाइबल है या अदर केस है, अब वाउचर केस में आइडेंटिफाइबल है या अदर केस है, इसका मतलब क्या है, मान लो ये एक कंपनी है, इन्होंने क्या करा, इनके यहाँ पे एम्प्लॉय मान लो या इनके वेंडर मान लो, इस कंपनी ने इनको वाउचर दिए, ठीक है, और वाउचर बता दिए डोमिनोज़ में ही आप जाके इसको रिडीम करा सकते हो। जब बोला ना डोमिनोज़ में ही रिडीम करा सकते हो, इसका मतलब होता है ये आइडेंटिफाइबल है, ठीक है। तो
अभी आइडेंटिफाइड है। तो इस केस में हमें इनवॉइस की लायबिलिटी कब जनरेट होती है? कह रहे इस केस में इनवॉइस की लायबिलिटी तभी जनरेट हो जाती है जब डेट ऑफ वाउचर है। देखो कह रहा वाउचर आइडेंटिफाइबल है, पता है डोमिनोज का वाउचर है, पता है हमें, तो डेट ऑफ वाउचर जिस दिन वाउचर बनाया गया है, जिस दिन वाउचर की डेट मान लो कि लिखी होगी, जिस दिन जनरेट किया गया उसी दिन हम मान लेंगे भाई हमें इनवॉइस रेज करना है उसका। इन अदर केस में डेट ऑफ रिडम्पशन, इन अदर केस जैसे मान लो आपको एक वाउचर दिया, आप उस वाउचर से आप कहीं पर भी जाके कुछ भी बाय कर सकते हो। अदर केस मतलब पता नहीं किसके अगेंस्ट करना है, तो जिस दिन रिडीम होगा ना, जिस दिन वो वर्कर जाके उस चीज़ को बाय कर लेगा तब जाके वो रिडीम माना जाएगा। ठीक है। अब द इंटरेस्ट लेट फीस एंड पेनल्टी। अब इंटरेस्ट एंड लेट फी पेनल्टी का मतलब क्या है? मान लो ए ने क्या करा, बी को गुड्स बेचे और बोला कि आप मेरे को पेमेंट कर देना विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर। ठीक है। अगर आपने डिले किया तो आप पे पेनल्टी लगेगी 5% के हिसाब से। पेनल्टी बोल लो, इंटरेस्ट बोल लो। ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है कि ये आपने पेनल्टी पे इनवॉइस कब रेज करना है या गवर्नमेंट को टैक्स कब देना है। गवर्नमेंट कहती है कि जब ये बी बंदा आपको एक्चुअली में पे कर दे इंटरेस्ट, तब आप से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे और आपकी इनवॉइस भी आपका तभी जनरेट करना है, एक वाउचर बनेगा। ठीक है। एक एग्जांपल लो, ए ने गुड्स दिया इसको 1 लाख रुपए का, ठीक है, बी को। इससे बोला कि हमें 30 अप्रैल तक पेमेंट कर देना, 30 में ड्यू डेट है इसकी, बट इसने पेमेंट करी है 5 मई को। ठीक है। अब इसने पेमेंट करी 1 लाख की पेमेंट करी है, तो मेरी इनवॉइस मैंने जनरेट कर दिया होगा इसका और मेरे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है। बट हमने जो ये 5 दिन का डिफरेंस है इसका हमने इंटरेस्ट भी लेंगे। मान लो इसने इंटरेस्ट मुझे दिया 10 मई को। ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट दिया, लेट सपोज 500 रुपये का इसने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ अमाउंट। तो मुझे 500 रुपये पे उस दिन 10 मई मेरी लायबिलिटी बन जाएगी, मुझे 10 मई को ही टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को उस पर, और उसका वाउचर बना के रखना पड़ेगा अपने पास। ठीक है। अब एक और आता है, ये हो गया, ये था इनवॉइस कब इशू करना है। अब ये है गवर्नमेंट कहता है कि टैक्स कब पे करना। आपने इनवॉइस तो रेज कर दिया, अब गवर्नमेंट कहता है भाई कि टैक्स की लायबिलिटी कब पे करेंगे। अब आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया, बट गवर्नमेंट कहती है जैसे ही आपने इनवॉइस जनरेट करा आपकी टैक्स लायबिलिटी जनरेट हो जाती है। अब इसमें भी 2 केस हैं, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके, इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज, इन केस ऑफ RCM। इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज का मतलब हो गया कि एक ए बंदा है, इसने गुड्स ट्रांसफ़र करे बी को, ठीक है, और ये ही सप्लायर है और इसकी ही लायबिलिटी बनती है। तो इस केस में ये नॉर्मल चार्ज बोलते हैं या फॉरवर्ड चार्ज बोल सकते हैं। बट इन केस ऑफ RCM में क्या होता है, कह रहे ए ने कुछ सप्लाई करा बी को, सप्लायर यही है लेकिन टैक्स गवर्नमेंट को ये पे करेगा। ठीक है। तो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर्मल चार्ज है जब मैंने इनवॉइस को इशू कर दिया या लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस। लास्ट डेट हमने कहा पढ़ा था, लास्ट डेट यहाँ से पढ़ा था कि लास्ट डेट कब थी, जब हम उसको रिमूव कर देंगे। तो आपको इनवॉइस, आपकी लायबिलिटी तब रेज होगी, गवर्नमेंट बोलती है मेरे को टैक्स तब देना जब आपने इनवॉइस को रेज कर दिया या जब आपकी लास्ट डेट थी इनवॉइस रेज करने की, विच एवर इज अर्लियर। मान लो आपने इनवॉइस रेज करा 1 अप्रैल को, ठीक है, आपकी लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइसेस थी 30 मार्च। 30 मार्च बोल लो कि आपने 2 दिन लेट या 1 दिन लेट आपने इनवॉइस रेज किया, तो गवर्नमेंट बोलेगी मेरे को 30 मार्च को ही पैसा चाहिए। ठीक है। लास्ट डेट कैसे निकाला, यहाँ से निकाला, इस वाले रूल से, रूल नंबर 31 सबसेक्शन 1 से। इन केस ऑफ RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको कब गवर्नमेंट को टैक्स देना है, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जब आपके पास गुड्स आ गए हो, या डेट ऑफ पेमेंट रिकॉर्डेड, जब आपने अपनी उसकी पेमेंट रिकॉर्ड कर ली हो अपनी बुक्स में, या डेट ऑफ बैंक रियलाइजेशन, या बैंक से आपके पैसे कट गए हो। ठीक है। या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस डेट, 31st डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस डेट, विच एवर इज अर्लियर।
आपको इनवॉइस बनाना, आपको इनवॉइस सॉरी टैक्स की लायबिलिटी पे करनी है गवर्नमेंट को। अब ये आरसीएम किसके एंगल से समझ रहे हो? बी के एंगल से समझ रहे हैं, ए के एंगल से समझ रहे हैं। सप्लायर यही है, लेकिन हम टैक्स गवर्नमेंट को ये देगा तो इसकी लायबिलिटी बी के एंगल से। यहाँ पे क्या ए के एंगल से समझ रहे हैं, यहाँ बी के एंगल से। डेट ऑफ रिसिप्ट गुड्स, जब इसके पास गुड्स आ गए हो। डेट ऑफ पेमेंट रिकॉर्डेड, जब इसने पेमेंट को क्या कर दिया, पेमेंट रिकॉर्ड कर ले कि मैंने अपने इसको पेमेंट कर दी अपनी बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट लिख रहे हैं, बुक्स में अपनी पेमेंट रिकॉर्ड कर लियो, या बैंक से जब पैसे कट गए हो। अब ये दो अलग कैसे हो जाए? लेट सपोज इसने चेक इशू कर दिया, यहाँ पे इसने चेक इशू करा मान लो 5 मई को, ठीक है, बैंक में क्लियर होगा 7 मई को, ठीक है। तो ये अलग अलग हो सकती है। जब आपने बुक्स पेमेंट रिकॉर्ड कर ली अपने बुक्स में, जब आप बैंक से रिलाइज हो गए, मतलब बैंक से कट गए हो, तो विच एवर इज अर्लियर, इन सबका विच एवर ले जाए। द लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस किस निकाला था? 31 सबसेक्शन 1 से हमने निकाला था इससे, ठीक है। आरसीएम केस हो गया। नोट, इफ द टाइम ऑफ सप्लाई not determine above, then the time of supply is a date on which the recipient shown as books of account। मान लो अगर इन सब रूल से, ऊपर वाले रूल से हमें पता नहीं लगता, तो जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट इस केस में क्या मानेगा? ए। जो ए ने अपनी बुक्स में दिखाया होगा ना, वो वाली डेट मानेंगे। ए ने रिकॉर्ड कर लिया अपनी बुक्स में कि ए ने बोला हो कि मैंने तो गुड्स भेज दिया, आपके पास पहुँचे नहीं है, ठीक है। तो ए के ने जो रिकॉर्ड करे अपने बुक्स में, वो मान लेंगे, ठीक है। अब इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसका सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 कहता है, अब ये शॉर्ट फॉर्म में बना रखा है पूरा, देखिए। द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसमें अगर आपने इनवॉइस 30 या 45 दिन के अंदर अंदर इशू कर दिया था, अगर आपने इनवॉइस 30 दिन या 45 दिन के अंदर अंदर कर दिया था, तो आपका ये वाला केस आता है कि डेट ऑफ पेमेंट, कि जब पेमेंट होगी हो, और इनवॉइस रेज कर दिया हो, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जब आपने इनवॉइस रेज कर दिया 30 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर अंदर अपने इनवॉइस कर दिया, टाइमली आपने काम कर दिया था, इनवॉइस रेज कर दिया था टाइमली, तो इस केस में जब डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस, जब इनवॉइस आपने रेज कर दिया था और जब आपके पास पेमेंट आ गई थी, तो तब आपको गवर्नमेंट जो उनसे पहले हुआ, आपको गवर्नमेंट को टैक्स करना पड़ेगा। इन केस ऑफ आपने लेट करा, आप डिले करा आपने इनवॉइस रेज करने में, इन केस ऑफ आपने आफ्टर 30 और 45 डेज के बाद ही आपने क्या करा, इनवॉइस को रेज किया, तो उस केस में क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट, जब आपके पास पेमेंट आई होगी, या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जब आपने सर्विस को कंप्लीट कर दिया हो, तब आपको इनवॉइस रेज करना है, विच एवर इज अर्लियर। ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है, ये इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इससे मेनली इस पे क्वेश्चन आते हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन केस ऑफ आरसीएम, अब मैंने यही बना दिया इन केस ऑफ आरसीएम। इन केस ऑफ आरसीएम कैसा आएगा? इन केस ऑफ कि 61st डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस डेट, 61st डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस डेट। गवर्नमेंट बोलती है कि इन केस ऑफ आरसीएम में ना 61 डेज दिया हुआ है आपको, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ओनली। इन केस ऑफ गुड्स में दिया था 31st डेज, 31वें दिन आपको इनवॉइस रेज कर, लास्ट डेट 31वें डेट मान जाइए जब आपकी लायबिलिटी थी, उसका 31 डेट में, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने 61 डेज आपको दिया गया है, जब आपकी इनवॉइस की डेट की लायबिलिटी थी, कि आपने गवर्नमेंट 60 डेज तक वेट करेगी, फिर 61st डेट बोलेगी कि हमें लायबिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए। तो इस केस में क्या मानेंगे? 61st डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस डेट, और इन सब का विच एवर इज अर्लियर, जोन सी इवेंट पहला हो गया। इन केस ऑफ आरसीएम, इन केस ऑफ आरसीएम बता रहा हूँ, ये था इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्जेस, ये जो लाइन थी ये है फॉरवर्ड चार्जेस, इन केस ऑफ अर्लियर पूरा अर्लियर इन केस ऑफ आरसीएम, ठीक है। नोट, इफ नोट डिटरमाइन फ्रॉम अबव रूल देन डेट ऑफ विच रिसिपिएंट शोन इज बुक अकाउंट। अगर इन सब से मुझे पता नहीं लगता इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो हम रिसिपिएंट देखेंगे, रिसिपिएंट ने कि सामने वाले बंदे ने अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड किया, तब से उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, ठीक है। अब है सेक्शन 14 सीआरटी, चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस। अब मान लो आपने एक बंदा है ए, इसने गुड्स सप्लाई करे बी को, इसने गुड्स दिए बी को, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ अनाउंसमेंट आ गई कि 14 मई से जो गुड्स ये इसने
18% दिया था, ठीक है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भाई 28% लगना चाहिए इस गुड्स पे, ठीक है। अब इसको जो ये बंदा है, ये बंदा इसको पे करेगा पैसे, हाँ। अब इसकी लायबिलिटी बनती है गवर्नमेंट को पे करने की। अब तो इसको टेंशन है कि ये 18% पे देगा या 28% पे देगा, ठीक है। इस पे ये रूल है, ठीक है। इन CRT मतलब चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस, चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस 14 क्लॉज A, 14 क्लॉज B। सप्लाई बिफोर चेंज इन रेट, अगर मैंने सप्लाई कर दिया था, सप्लाई कर दिया किसका, गुड्स का सप्लाई कर दिया था, मान लो मेरी रेट चेंज हुआ था, यहाँ पे एक डेट है, यहाँ पे 14 मई मान लो मैंने यहाँ पे सप्लाई कर दी थी, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आई कि यहाँ पर ना रेट चेंज हो गया, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई कब मानी जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई मानेगी जब आप इनवॉइस और रिसीप्ट विच एवर इज़ अर्लियर। अगर आपने सप्लाई यहाँ कर दी थी तो इनवॉइस और रिसिपेंट विच एवर इज़ अर्लियर आपका मान लिया जाएगा, उस टाइम आपको पे करना है गवर्नमेंट को, कि जब आपने इनवॉइस रेज कर दिया हो या जब उससे पैसे आ गए हो तब आपको गवर्नमेंट को पैसा देना है, विच एवर इज़ अर्लियर। मान लो आपका इनवॉइस, आपने इनवॉइस ही इशू कर दिया था लेकिन रिसिप्ट हुआ था यहाँ पे, तो विच एवर इज़ अर्लियर, विच एवर इज़ अर्लियर, इन दोनों में से अर्लियर इनवॉइस ये वाला रेट एप्लीकेबल हो जाए पुराना, ठीक है। नोट इन केस ऑफ द पार्ट पेमेंट, अगर इन केस कुछ आधे पैसे वो बी ने क्या करा, बी ने करा आधे पैसे अभी दे दिए, आधे पैसे बाद में देगा। इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट इज रिसीव देन स्प्लिट द इवेंट एंड अप्लाई द ओवर प्रॉब्लम। अगर मान लो ए ने इसको बी को भेजा कुछ 1 लाख का माल, ठीक है, और इस डेट चेंज हो गई थी 14 मई को, ठीक है। मैंने इनवॉइस भी रेज कर दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस भी रेज कर दिया और रिसीव आज ने क्या करा, बी ने पेमेंट करी 2 पार्ट में 50,000 और 50,000, ठीक है। अब इसने पेमेंट करी मेरे को मान लो 12 मई को पेमेंट कर दी, यहाँ पेमेंट करी मेरे को 16 मई को, तो रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा, सेम वही रूल लगेगा। अगर मैं आएगा इन केस ऑफ 50,000 इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है। तो इस पे ओल्ड रेट ही लगेगा, पुराना रेट ही लगेगा क्योंकि मैंने इनवॉइस तो ऑलरेडी इशू कर दिया। इन केस ऑफ दिस, अगर इन केस ऑफ 50,000 रुपीज़, इसमें भी ओल्ड रेट लगेगा, बस आपको कैलकुलेशन अलग अलग करके दिखानी पड़ेगी। अगर मान लो इसी में अगर आपने क्या किया था, सप्लाई यहाँ कर दी थी लेकिन इनवॉइस यहाँ रेज किया, रिसिप्ट भी यहाँ हुआ, तो विच एवरेज अर्लियर चेक कुछ भी कर लो आपके पास, तो न्यू रेट एप्लीकेबल होगा, न्यू रेट एप्लीकेबल होगा आप पे, ठीक है। आप भी बस ध्यान रखना कि अगर सप्लाई पहले है तो विच एवरेज अर्लियर करना है आपको, ठीक है। इन केस ऑफ 14B, अगर आपने सप्लाई यहाँ पे करी, रेट गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आई, यहाँ पर रेट चेंज हो गया। इन केस ऑफ सप्लाई आपने यहाँ पर रेज करी, तो आपको अगर मेरी इनवॉइस और रिसिपेंट आपने पहले ऑलरेडी आपने दे चुके थे, आप इनवॉइस भी दे चुके थे और पैसे भी आ गए थे, लेकिन आपने सप्लाई बाद में हुई है, गुड्स की सप्लाई बाद में हुई है, इनवॉइस रेज कर दिया था, गुड्स आपने बाद में प्रोवाइड की है, ठीक है। तो विच एवर इज अर्लियर आपको करना है यहाँ भी, ठीक है। अब केस 2 है इम्पोर्टेंट, इस पे ही आता है क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है कि आपने सप्लाई तो बाद में करी है बट इनवॉइस आपने पहले रेज कर दिया था और रिसिप्ट भी आपका बाद में आया है, मतलब आपने सप्लाई गुड्स आपने बाद में दिए, इनवॉइस पहले दे दिया, फिर गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आई, फिर आपने गुड्स को डिलीवर करें और पैसे भी उसने बाद में, क्योंकि गुड्स मिलने के बाद ही पैसा देता है क्लाइंट तो, ठीक है। इनवॉइस आपने पहले इशू कर दिया, सप्लाई आपने बाद में करी रेट चेंज होने के बाद, फिर रिसीव पे पैसा उसने बाद में दिया, तो गवर्नमेंट कहती है आपने इनवॉइस और यहाँ पे विच एवर इज लेटर आप पे टैक्स एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर यहाँ पे लगता था 5%, यहाँ लगता था 18% गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद उस गुड्स पे, तो आप पे 18% एप्लीकेबल होगा रेट। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे लोगों को होगी बहुत दिक्कत, क्योंकि अब रेट एकदम से चेंज हुए, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन डाली, कह रहा द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट शैल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट इफ सच क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट इज
आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द CRT। अब 4 वर्किंग डेज का क्या है मैं बताता हूँ। मान लो आपने इनवॉइस रेज कर दिया था यहाँ पर, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिया था आपने, यहाँ पे गुड्स सप्लाई किए थे। गवर्नमेंट कहती है अगर 4 दिन के अंदर आपका पैसा आ गया ना, रेट अगर यहाँ पे जैसे यहाँ 5% था, यहाँ 18% है गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट, अगर 4 दिन के अंदर अगर पैसा आपके अकाउंट में आ गया तो हम मान लेंगे यहाँ पे पुराना रेट ही लगेगा। ये 4 वर्किंग डेज में दोबारा पढ़ेंगे। द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट शैल बी द, हम रिसिप्ट कब मान लेंगे, हम आर कब मान लेंगे। द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट शैल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया हो। इफ सच क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द CRT, मतलब CRT मतलब चेंज इन रेट हो से 4 दिन के अंदर अंदर अकाउंट में पैसा आ गया तो हम अब आपके ओल्ड रेट एप्लीकेबल होगा, न्यू रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 4 दिन का रिलैक्सेशन है, ठीक है। मैंने लिखा, दोबारा लिखा था, अर्लियर रेट इज एप्लीकेबल इफ अमाउंट इज रिसीव आफ्टर 4 वर्किंग डेज। अर्लियर रेट क्या होगा, दैट इज आपका ओल्ड रेट, ठीक है। अब एक और है, लास्ट टॉपिक है, इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, अब इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ही पूछते हैं कभी कभी पूरी। डेफिनेशन विच इज़ प्रोवाइडेड और एग्री टू प्रोवाइडेड, मतलब मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, करूंगा या कर दूंगा, कर दी या कर दूंगा, ठीक है। विच इज़ प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, करूंगा या कर दूंगा। द कॉन्टीन्यूसली और रेकरेंट बेस में, आपको कॉन्टीन्यूसली देता रहूँगा या कुछ रेकरेंट बेस को टाइम पीरियड बाद देता रहूँगा, जैसे फर्स्ट मंथ के 1 तारीख को दूंगा, फिर दूसरे मंथ के 30 तारीख को दूंगा, कंटिन्यूसली या रेकरेंट बेसिस पे दूंगा। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा हम दोनों के बीच में, उसके अंदर, तो विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कॉन्टिन्यूसली और रेकरेंट बेसिस पे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट में, वेदर और नॉट बाय मीन्स ऑफ वायर, केबल, पाइपलाइंस और अदर कंडक्ट, एंड वेदर फॉर विच सप्लाई इशू इनवॉइस रेगुलर एंड पीरियोडिक बेसिस पे। मैं अब ये देखो यहाँ के लिखा है, द वेदर और नॉट बाय मीन्स ऑफ वायर, चाहे मैं आपको वायर से दूँ, चाहे मैं पाइपलाइन के थ्रू दूँ, आपको गुड्स किसी भी के थ्रू दूँ, मैं आपको इशू करूँगा, इनवॉइस इशू करूँगा अंडर द रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस पे। ये होती है सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि प्रोवाइडेड और एग्रीड टू प्रोवाइडेड कॉन्टिन्यूसली रेकरेंट बेसिस पे अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट में, whether or not by means of wire, cable, pipelines or other conduct, and on which supplier issue invoice और रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस पे, ठीक है। पीरियोडिक बेसिस में हो गया कि मैं टाइम आपको क्वार्टरली दूंगा, आपको मंथली आपको बिल रेज करूँगा। रेगुलर का मतलब होगा कि हमको जब आपने मैंने सप्लाई करी तभी दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस, आपको इशू कब करना है इन्वॉइसेस, आपको इन्वॉइस इरेज करना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ, पहले या फिर उसी टाइम। ईच स्टेटमेंट इशूड, जब स्टेटमेंट इशू हो गई है या पेमेंट रिसीव हो गई है, विच एवर इज अर्लियर, मतलब क्या हो गया, एग्जांपल लो कि ए ने क्या करा, ए ने पाइपलाइन के थ्रू आपको गैस प्रोवाइड करता आपके घर में, ये आपका घर है, गैस प्रोवाइड करता आपके घर में, ठीक है। तो इसको इनवॉइस कब रेज करना है, जब आपने पेमेंट कर दी हो, मंथली बिल मान लो आपका 500 रुपये आता है, ठीक है, जब आपने पेमेंट कर दी हो, ठीक है। या फिर इस बंदे ने एक स्टेटमेंट इशू कर दी हो। स्टेटमेंट क्या होती है कि भाई हमें 1 मंथ का ये है, आपके घर में इतने कितने भी जिसको मेज़र करते हैं गैस में, लीटर में मेज़र, आई थिंक लीटर में मेज़र करते हैं कि 5 लीटर आपके घर पे आपका गैस पहुंच गया है। तो जब उसने स्टेटमेंट इशू कर दिया उस बंदे ने कि भाई मंथली तो हमारे यहाँ से तो 600 गया है, ठीक है, 600 गया है, तो विच एवर इज़ अर्लियर, डेट की बात हो रही है यहाँ पे, अमाउंट नहीं आ रही है, डेट मान लो यहाँ पे इसने पेमेंट कर दी 4 मई को, इसने स्टेटमेंट इशू कर दी थी 30 अप्रैल को, तो आपकी लायबिलिटी 30 अप्रैल को ही होगी, विच एवर इज अर्लियर। 30 अप्रैल को आपको इस बंदे को, एब को इशू करना पड़ेगा इनवॉइसेस उसी दिन, ठीक है। अब है इन केस ऑफ सप्लाई सर्विस, डेफिनेशन की 3 लाइन बिल्कुल सेम है, कह रहा है विच इज़ प्रोवाइडेड और एग्रीड प्रोवाइडेड कॉन्टिन्यूस और रेकरेंट बेस पे अंडर कॉन्ट्रैक्ट में। अब लास्ट में फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग द 3 मंथ, द पीरियड फॉर एक्सीडिंग द 3 मंथ विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन, कह रहा कि सप्लाई ऑफ सर्विस तब मानेंगे जब आपने किसी को सर्विस के लिए बोला है और उसकी सर्विसेज है 3 महीने से ज़्यादा। एग्जांपल है यहाँ पे ऑडिट सर्विसेज, ऑडिट सर्विसेज मान लो
या फिर कुछ कंसल्टेंसी सर्विस तो मान लो पूरी 1 ईयर की एटलीस्ट, जिसके 3 महीने से ज़्यादा सर्विस कॉन्टीन्यूस चलती जाएगी, कल चलती जाएगी, ठीक है। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इशू इनवॉइसेस क्या होगा। अगर जैसे ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक हमारा प्रोफेशनल बंदा था, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप ना मुझे हर महीने की 7 तारीख को बताओगे, 7 तारीख अप्रैल को आपको मेरे को सर्विस दोगे, तो ड्यू डेट इज़ असर्टेन, ड्यू डेट पता है मुझे कि इस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, हर महीने की 7 तारीख को कंप्लीट हो जाती है आपकी सर्विस वो पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ड्यू डेट आपकी मानी जाएगी द ड्यू डेट सप्लाई ऑफ सर्विस। आपको क्या करना है, इशू करना है इनवॉइस। ड्यू डेट इज़ नॉट असर्टेन, मतलब मुझे नहीं पता ड्यू डेट क्या है, तो डेट ऑफ पेमेंट, जब बी इसको पेमेंट कर देगा तब, ड्यू डेट नहीं पता, जब पेमेंट कर देगा बी। अब पेमेंट लिंक टू द इवेंट है, मतलब बी ने बोला था इसको कि ए आप ना एक पर्टिकुलर चीज़ ना कर दोगे, तो पेमेंट बेसिस पे आपके उस इवेंट बेसिस पे, मान लो उसने बोला कि आपको ना 10 क्लासेस लेनी है, जैसे ही आपने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली, बच्चों की 2 क्लासेस कंप्लीट कर दी, 2 बैच कंप्लीट कर दिए, तो आपको उसको पेमेंट उस तब पेमेंट मिलेगी। तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच इवेंट, जब आप जैसे ही आपने 2 बैच कंप्लीट करो उसी टाइम आपको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब छोटा सा टॉपिक है, तो गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस पे, गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस पे क्या है, या रिटर्न बेसिस बोल सकते हो कि मैंने गुड्स को भेज दिया उस बंदे को, जैसे ए ने भेज दिया बी को, गुड्स भेज दिया और इसको भाई साहब ऑप्शन दिया बी को कि ना आपको गुड्स पसंद आए, अगर आपको गुड्स को अगर आपको लाइक पसंद आए गुड्स तो रख लेना, तो मैं बिल रेज करूँगा, आप पेमेंट कर देना, अगर नहीं आया तो मुझे गुड्स वापस कर देना, अगर आप लाइक नहीं करते मेरे गुड्स को तो आप मुझे को वापस कर देना। तो गुड्स एंड ऑन गुड्स, इस केस में आपको इन्वॉइस कब रेज करना है, करा इफ़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन 6 महीने, गवर्नमेंट ने 6 महीने बोला कि हम आपको 6 महीने का रिलीफ देते, 6 महीने तक हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, 6 महीने के बाद हम आपसे टैक्स भी लेंगे और आपकी इन्वॉइस की लायबिलिटी भी जनरेट होगी। इफ़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन 6 मंथ, अगर मान लो बी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, 6 महीने बीत गए, तो गवर्नमेंट कहेगी आपको इन्वॉइस की लायबिलिटी तब बनेगी द कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ, जैसे ही आपके 6 महीने कंप्लीट हो उसी टाइम आपको इन्वॉइस रेज करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ एक्सेप्टेड विद इन 6 मंथ, अगर एक्सेप्ट कर लिया उस बंदे ने, बी ने एक्सेप्ट कर लिया 6 महीने के अंदर अंदर, तो जब एक्सेप्ट कर लिया तब, इफ़ ऑलरेडी इशू इनवॉइसेस बिफोर एक्सेप्टेंस, मैंने ऑलरेडी इशू कर रखा था इनवॉइसेस, तो डेट ऑफ इनवॉइस माना जाएगा। बस ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई का पूरा है, इसको मैंने पूरे एक पेज पे कवर कर दिया है। आई होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।